गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये जो मॉर्निंग में मैंने आपको पीपीटी भेजी थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर। मोहनजोदड़ो क्या है? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। नियोजित शहर मतलब प्लान्ड सिटी। इसका क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के शहर वेल प्लान्ड थे, नियोजित थे। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी आता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। मीन्स हड़प्पा, यहाँ शहर की बात नहीं हो रही, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बेस्ट फीचर था उसके शहरी केंद्रों का विकास। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो सही हैं तो हमें लिखना होता है हाँ, अगर हम उसे सहमत नहीं है तो हमें उसका नहीं लिखना होता है। लेकिन चूंकि ये कथन सही है तो पहले स्टेटमेंट को राइट डाउन करना इन्वर्टेड कॉमास के साथ, देन उसके बाद उसको ये क्लियर करना कि हाँ, हम आपके स्टेटमेंट से क्लैरिफाई हैं, हम इसे सहमत हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बेस्ट फीचर था उसके शहरी केंद्रों का विकास। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे उन्नत शहर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के सभी शहर पहले योजना बनाए, उसके बाद उन्हें बसाया गया। मीन्स प्लान्ड सिटीज थे, पहले प्लानिंग की, फिर उनको एग्जीक्यूट किया। वर्तमान भारत में भी हमें सभी शहर प्लान्ड नहीं मिलेंगे। कुछ शहर प्लान्ड हैं जैसे जयपुर, चंडीगढ़ और कई अन्य, लेकिन सारे शहर आज भी हमें प्लान्ड नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे भारत देश का इतिहास जिस सभ्यता से शुरू होता है उसके सारे शहर प्लान्ड सिटीज थे। ओके, तो अब हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि हड़प्पा के शहर प्लान्ड थे, योजनाबद्ध थे। इसको समझने के लिए हमने एक शहर को बेस बनाया, मोहनजोदड़ो को। तो हमने मोहनजोदड़ो शहर को ही बेस क्यों बनाया? हम हड़प्पा शहर, जो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी था, हम उसे भी आधार मान सकते थे। ये बिल्कुल आपके माइंड में सही प्रश्न आया है। तो अब इस बात को समझिए कि हड़प्पा जो शहर था, जब यहाँ इस क्षेत्र के जो निवासी थे, पाकिस्तान के इस क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे थे, जब भी यहाँ लोगों ने बसना शुरू किया, अनायास ही वहां के लोगों ने जब कभी कृषि या किसी भी काम के लिए खुदाई की तो उन्हें वहां अनेक ईंटें, पुरा वस्तुएं मिली। उन्होंने इस बात को नहीं समझा और वो ईंटें उन्होंने निकाल कर अपनी बिल्डिंग्स में यूज कर ली और धीरे धीरे करके इस प्रकार हड़प्पा शहर नष्ट हो गया। इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा से इतने ईंटें निकाल ली गई, इतने ईंटें चुरा ली गई, जितने में लाहौर से मुल्तान 100 मील लंबी रेलवे पटरी स्थापित की जा सकती थी। यानी हम ये समझें कि अनायास ही, अनजाने में ही लोगों के द्वारा वहां से ईंटें निकाल ली गई और वो शहर नष्ट हो गया। इसलिए हड़प्पा शहर के बाद उस सभ्यता का सबसे प्रमुख शहर या सेकंड जो कैपिटल है, फर्स्ट कैपिटल हड़प्पा थी, सेकंड कैपिटल मोहनजोदड़ो। तो जो सेकंड कैपिटल है मोहनजोदड़ो, उसको हम बेस बनाते हैं, उसको पुरातत्विक बेस बनाते हैं कि उसकी कंडीशन औरों से बेटर है। वहां जो चीजें मिली हैं, वहां जैसे बिल्डिंग्स मिली हैं, उनके बेसिस पर हड़प्पा के नगर नियोजन को समझा जाना है। ओके, तो यहाँ 1 मार्क्स से कई क्वेश्चंस बनते हैं। मोहनजोदड़ो जो शहर है उसका अर्थ है मृतकों का टीला। 1922 में इसकी खुदाई जो थी राखालदास बनर्जी ने की थी। ये बेसिकली पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के बाएं तट पर। यहाँ मिट्टी की 7 लेयर्स मिली हैं। तो इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि शायद ये नगर 7 बार उजड़ा और बसा होगा। हम इसका पहला पॉइंट देखते हैं, प्लान्ड सिटीज, कि हड़प्पा के जितने भी शहर थे वो सारे प्लान्ड थे, योजना बनाकर। तो क्या योजना बनाई गई? हड़प्पा के सभी शहर 2 भागों में बांटे गए थे, 2 भागों में। एक भाग था नगर दुर्ग और दूसरा भाग था निचला नगर। और इस तरह से ये शहर थे। ये नगर दुर्ग जो कि
शहर के पश्चिम में है, आकार में छोटा है, किलेबंद क्षेत्र है और विशिष्ट इमारतें बनी हैं। जबकि निचला नगर क्या है, पूर्व में है, बड़े आकार में है और धरातल पर है। तो हम देखते हैं नगर दुर्ग को, देखते हैं हम सिटाडेल को। सिटाडेल कैसा था? ये अपेक्षाकृत छोटा था, ऊंचाई पर स्थित था और ऊंचाई पर स्थित होने का कारण क्या था कि इसकी कुछ इमारतें कच्चे ईंटों से बनी थी उनके चबूतरों पर, और इसे फोर्टिफाइड किया गया, दीवारों से घेरा गया। यहाँ की जो बिल्डिंग्स थी वो स्पेशल बिल्डिंग्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे। यहाँ धार्मिक और प्रशासनिक महत्व की कुछ विशिष्ट इमारतें थी जो कि कॉमन लोगों के काम की नहीं थी, जो शायद समाज के स्पेशल लोग ही यूज किया करते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दुर्ग में लोग शरण लेते थे जब भी कभी उन पर बाहरी हमला हुआ या कभी बाढ़ जैसी संभावना हुई। दूसरा इसका जो भाग है, हिस्सा है, वो है निचला नगर, लोअर टाउन। लोअर टाउन किसी भी शहर के पूर्वी भाग में होता था, यानी प्रत्येक शहर में पूर्वी भाग में निचला नगर होता था और पश्चिम में नगर दुर्ग। तो पूर्वी भाग में होता था, अपेक्षाकृत विशाल था, जमीन पर ही बना था, मीन्स ये अपेक्षाकृत धरातल पे बना था, ज्यादा ऊंचा नहीं था, ये भी दीवार से घिरा था। और यहाँ जो चबूतरे हैं, पहले बड़े चबूतरे बनाए गए और चबूतरों पर बाद में बिल्डिंग्स, भवन बनाए गए, और ये चबूतरे नींव का काम करते थे। इतिहासकार कहते हैं कि इन चबूतरों को बनाने में बड़े पैमाने पर लेबर, श्रम की जरूरत थी, और वो श्रम जो है, इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों को ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ा काम था। तो बताया कि सबसे पहले चबूतरे यथास्थान एज इट इज प्लानिंग के अकॉर्डिंग चबूतरे बनाए। चबूतरे बनाने के बाद फिर वहां भवन तैयार किए जाते थे कि कहाँ कौन सी बिल्डिंग बनानी है। इस क्षेत्र में स्पेशल लोगों की बिल्डिंग नहीं थी, केवल कॉमन पीपल लोगों के घर थे, आम लोगों के आवास। ये बताया है कि यहाँ जो भवन थे, कॉमन लोगों के आवास थे, और आवास सबसे पहले प्लानिंग की गई। प्लानिंग करने के बाद फिर वहां बस्ती बनाई गई, कहाँ कौन सी बिल्डिंग बननी है। और जो भवन है वो भवन, बिल्डिंग्स ईंटों से बनाई जाती थी, ईंटों से। और ईंटें जो हैं, ईंटें तो बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाली उनकी विशेषताएं हैं कि बताया कि ये तो हमें ज्ञात नहीं कि ईंटें धूप से पकाई जाती थी या भट्टी से, लेकिन ईंटें पका के तैयार की जाती थी और बस्तियों में यूज की जाती थी। ईंटें सभी हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं उन सब में ईंटों का जो पैमाना है, अनुपात है, वो लगभग एक जैसा है, बहुत ही असाधारण एक रूपता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 है, जो प्रत्येक हड़प्पा बस्ती में एक समान है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। ये हमारा चित्र है जो आपकी बुक से लिया गया है। यानी हड़प्पा का चाहे कोई भी शहर हो, प्रत्येक शहर में पूर्व की तरफ निचला नगर था, लोअर टाउन, और पश्चिम की तरफ नगर था। प्रत्येक शहर लगभग ऐसा ही बना था, लेकिन इसके एक्सेप्शन है 2 शहर, धोलावीरा और लोथल। इन 2 शहरों में बिल्डिंग्स 2 भागों में ना बंट के एक कॉमन तरीके से थी। ये नगर दुर्ग की अकेली फोटो ली हुई है जो आपकी बुक से ली है। आप इसको बुक में गौर से देखिए और समझिए। ये इसका पिक्चर लिया हुआ है, कैमरा पिक्चर, कि नगर दुर्ग किस तरह से ऊंचा उठा हुआ था। अभी तो ये थोड़ा नष्ट हो चुका है, कुछ अवशेष बाकी हैं। अच्छा, अब हम ये जो क्वेश्चन है, इसका पहला पॉइंट तो हमने देखा कि नगर जो थे प्लान थे, यानी 2 भागों में बटे थे। एंड सेकंड जो पॉइंट है वो है इसकी रोड्स एंड स्ट्रीट्स, सड़कें और गलियां। तो सड़कें और गलियां, यानी मैंने आपको बताया कि सड़कें और गलियां ये कहाँ पड़ रहे हैं हम, शहर के निचले नगर में। शहर के 2 भाग थे, जहां कॉमन बिल्डिंग थी, कहाँ, निचले नगर में, वहां हम सड़कें और गलियां पढ़ रहे हैं। सड़कें गलियों की बहुत ही अच्छी उन्नत व्यवस्था थी, प्लान वे में वो पहले प्लानिंग की जाती थी, उसके बाद वो बनाई गई थी बहुत ही अच्छी योजना के तहत। तो ये जो सड़कें और गलियां थी, ये ग्रिड पद्धति, बिल्कुल जाल जैसी इनकी संरचना थी। ये एक दूसरे को समकोण, राइट डिग्री एंगल, 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी। मुख्यतः पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ ये जो बिछी हुई थी सड़कें और
जो गलियां थी इनके साथ साथ जाती थी। मोहनजोदड़ो में जो सड़कें हैं उनके बारे में बताया है कि लगभग, ये आंकड़े लगभग हैं, 13.5 फुट से लेके 33 फुट के बीच, और गलियां जो हैं उनका 9 से लेके 12 फुट के बीच तक वो चौड़ी थी। ये एक दृश्य दिखाया है गलियों का। अब इसका तीसरा पॉइंट है ड्रेनिंग सिस्टम, जल निकास प्रणाली, यानी घरों का, शहर का जो गंदा पानी था वो उसकी सफाई कैसे की जाती थी, उसका निकास कैसे होता था, वो शहर से बाहर कैसे जाता था। और ये क्वेश्चन अलग से भी आया हुआ है, पहले 4 मार्क्स में आता था, अब ये 3 मार्क्स में इस साल से आपको आएगा। तो ये बताया कि पूरे उस हड़प्पा की समकालीन जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें हड़प्पा ही एक ऐसी सभ्यता थी जिसका ये स्पेशल फीचर था कि यहाँ बहुत ही डेवलप्ड टाउन प्लानिंग और ड्रेनिंग सिस्टम था। ऐसी व्यवस्था कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो ये व्यवस्था कैसे थी, ये नालियों की संरचना कैसी थी? तो जो हर घर है, प्रत्येक घर, उसमें जो भी आपकी रसोई है, स्नानागार है, उन सब से, शौचालय वगैरह है, उन सब से नालियों के द्वारा जो गंदा पानी है वो एक नाली के द्वारा आता था, और घर के आंगन में एक हौज बनी होती थी, वहां ठोस कचरा जमा हो जाता था, और उसके बाद जो तरल है, लिक्विड जो पानी है, वो आगे की तरफ मूव करता था, और वो पानी गली की जो नाली है उसमें जाता था, वहां से मेन जो गली है उसकी नाली में, फिर मुख्य जो सड़क के साथ जो बड़ी नालियां हैं उनके साथ होते हुए शहर के बाहर जाता था। इस तरह से ये जो घरों का कचरा है, घरों की गंदगी है, उसकी सफाई होती थी। छोटी सी लेके मध्यम और बड़ी आकार तक की नालियां थी। लेकिन इसके लिए एक विशेषता बताई है कि हर घर का गंदा पानी शहर से बाहर जाए, उसके लिए जरूरी था कि प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार जो है वो गली से सटी होना, टच होना जरूरी थी, ताकि वो नाली उसके साथ टच होकर गली की नाली में जा सके और वहां से बाहर जा सके। यह 9 इंच चौड़ी और 1 फुट गहरी एक आंकड़ा बताया है नालियों का। नालियां कैसी थी? नालियां पक्की और ढकी होती थी, यानी नालियां जो थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई। और स्पेशली 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, चूना और जिप्सम, चूना और जो जिप्सम है उससे वो बनाई गई थी ताकि उनमें रिसाव को रोका जा सके। साथ ही साथ उनमें लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की जो पट्टिकाएं हैं उनका यूज करके उन्हें ढका जाता था। हड़प्पा के लोग बहुत ही सफाई प्रिय थे, और ये जो ड्रेनिंग सिस्टम था, ये जो नालियां थी, इनमें चूंकि ये घर से निकल के शहर के बाहर तक जाती थी तो बहुत लंबी चौड़ी संरचना थी, एक बहुत लंबा स्ट्रक्चर था। तो उसमें समय समय पे एक थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर इन्होंने रेक्टेंगुलर जो टैंक्स हैं वो बना रखे थे, आयताकार हौदियां, जिनमें ठोस कचरा जमा हो जाता था और जिन्हें बारी बारी से समय से निकालकर साफ कर दिया जाता था। जहां से नालियां टर्न होती थी वहां त्रिकोण आकार की ईंटें लगाई जाती थी, जिनके द्वारा उन्हें साफ किया जाता था हटाकर। इतिहासकार कहते हैं कि इतनी बेस्ट ड्रेनिंग जो व्यवस्था है, इतनी सुंदर संरचना उस समय यूरोप के एक सुंदर शहर पेरिस में भी नहीं थी, जैसे कि उस समय हड़प्पा में थी। मैके एक पुरातत्वविद हैं, उन्होंने इस जल निकास व्यवस्था के बारे में अपने विचार दिए हैं। अलग से भी इनका प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे इसी प्रश्न में ये शामिल है। तो इन्होंने बताया कि अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली, मीन्स अब तक की जितनी भी खोजी गई हैं, अब तक जितनी भी खुदाई हुई है, उनमें सबसे एंशियंट और बेस्ट ये ड्रेनिंग सिस्टम पाया गया है। ऐसा कहीं भी नहीं देखा गया। इसने बताया कि हर आवास यानी हर जो घर है, हर हाउस है, उसको नालियों से जोड़ा गया और उसकी नालियों का पानी शहर के बाहर जाता था। और ये जो नालियां हैं ये गारे में, चूना जिप्सम में ईंटें सेट करके जमा के सेट की जाती थी, उनको बनाया जाता था। नालियां जो है वो ढकी होती थी, उनमें चूना पत्थर की पट्टिकाओं का यूज होता था। और जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी सारी चीजें। घरों में पहले एक हौज होती थी जिसमें वो नालियों से पानी आता था, और जो ठोस कचरा वो उसमें जमा हो जाता था, बाकी गंदा पानी गली की नाली में चला जाता था। और नाली की सफाई के लिए थोड़े थोड़े अंतराल में हौज भी बनी होती थी। तो इस तरीके से ये बताया है कि चाहे घर जो हैं, घरों में
चाहे जो मकान है वो हो सकता है कहीं हमें कच्चे ईंटों से बने मिले हों, लेकिन जो नालियां थी वो अधिकांशतः पक्की ईंटों से ही बनाई गई थी। ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं। हम देखें तो आज भी भारत में हमें प्रत्येक शहर में इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलेगी जिसमें सभी शहर प्लान्ड हैं और सभी शहरों में जल निकास की उचित व्यवस्था है, जहां पक्की और ढकी नालियां हैं और जहां उचित व्यवस्था है। तो हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि भारत का इतिहास जब शुरू होता है, हड़प्पा सभ्यता जो कि आरंभिक लोग थे, जहां कोई टेक्निक नहीं थी, वो लोग भी इतने सफाई प्रिय और इतने वेल प्लान्ड थे। ये मैके को दिखाया गया है। ये एक नाली का प्रवेश द्वार है। देखिए अब नालियां कितनी बड़ी हुआ करती थी। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं विशिष्ट संरचना, स्पेशल स्ट्रक्चर। अब तक हमने जो पॉइंट देखे वो हमने देखे नगर के जो 2 भाग थे उनमें से एक ही भाग के निचले नगर, लोअर टाउन के। बट विशिष्ट संरचनाएं आप याद कीजिए, नगर दुर्ग में हमने बात की थी, नगर दुर्ग में कॉमन संरचनाएं नहीं थी, कुछ ऐसी संरचनाएं थी जो स्पेसिफिक लोग स्पेशल ओकेजन्स पे ही यूज किया करते थे। तो ये विशेष संरचनाएं नगर दुर्ग में मौजूद थी और ये स्पेशल ओकेजन्स पे यूज करते थे। इसमें 2 बिल्डिंग्स हम डिस्कस करेंगे। पहला तो बताया है माल गोदाम, यानी गोडाउन्स जो होते हैं जिनमें हम स्टोरेज करते हैं अनाज वगैरह, उस तरह का। तो इसमें बताया है कि इसके निचले हिस्से शेष नहीं हैं क्योंकि ये लकड़ी के बने थे, मतलब निचले हिस्से ही शेष हैं। ऊपर के जो हिस्से हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं क्योंकि वो लकड़ी से बने थे और इतने लंबे समय में लकड़ी नष्ट हो गई। और यहाँ कुछ आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह से पार्टीशंस हैं। इसे लगभग 27 खंडों में बांटा गया है और यहाँ ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ अनाज आदि जैसा कुछ स्टोर किया जाता था। यानी वहाँ के जो रूलर्स थे वो दूरदर्शी थे, भविष्य के लिए, अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए अनाज जैसी चीजों को स्टोर करने की नीति अपनाते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ। ये 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो बस्ती में मिला है। तो ये क्या है? जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा बावड़ियां एक जल स्रोत होता है जिसमें सीढ़ियां लगी होती हैं और नीचे उतरकर ऐसा कुंड या तालाब जैसा होता है जिसमें पानी होता है। कुछ लगभग वैसी ही संरचना। ये आयताकार जलाशय था। इसकी जो शेप थी वो रेक्टेंगुलर आयताकार थी और इसमें पानी भरा जा सकता था। लेकिन ये पानी विशेष ओकेजन पर, स्पेशल ओकेजन्स पे जब उन्हें जरूरत होती थी तब वो इसको यूज करते थे और उसके बाद इसे खाली कर दिया जाता था। तो बताया कि ये जो पॉन्ड है, जलाशय, इसमें जाने के लिए उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ से जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। और ये जो जलाशय था पॉन्ड, इसको तैयार ईंटों से और जिप्सम, चूना, इन सब से इसको तैयार किया गया था ताकि पानी का रिसाव ना हो। इस जलाशय के तीनों और गैलरी थी ऊपर की तरफ और उन गैलरीज में कुछ रूम बने थे। रूम के साथ साथ वहां एक तरफ कुआं भी था और उस कुएं से होकर एक बड़ा नाला आता था और उस नाले के माध्यम से इस जलाशय को भर दिया जाता था जब भी पानी की आवश्यकता होती थी और उसके बाद इसे खाली कर दिया जाता था। इसी प्रकार उस गैलरी में, गलियारे में कुछ मकानों के साथ 8 स्नानागार भी बने थे, आमने सामने 4-4, और उनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट पर्वों पे ही किया जाता था। तो पुरातत्वविदों का मानना है कि कॉमन, चूंकि ये संरचना विशिष्ट वहां मिली है नगर दुर्ग में, इसलिए ये विशिष्ट है, ये कॉमन लोगों के यूज की नहीं है और शायद इसे समाज के कुछ खास लोग ही खास अवसर पर इस्तेमाल करते होंगे। देखिए ये जो ग्रेट बाथ है उसका स्ट्रक्चर है। ये आपको स्टेयर्स दिख रही है, सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण से, और ये पूरा इसका गलियारा है। ऊपर की बिल्डिंग तो डिस्ट्रॉय हो गई है, ये पूरा गलियारा है। ये कुछ आपको डिवाइड करने वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, बाथरूम्स जैसे, और ये इधर कुआं जैसा कुछ संरचना है और ये पीछे और भी बिल्डिंग्स है। ये कुआं है जिसको खोदा गया है, ये बाहर से आपको खुदाई दिखाई दे रही है। अब देखिए नेक्स्ट 5th पॉइंट हम देखते हैं कि जब भी कोई हम, सबसे पहले हमने देखा हड़प्पा के शहर 2 भागों में, फिर हमने भाग लिए नगर दुर्ग और निचला नगर। नगर दुर्ग में क्या बिल्डिंग्स थी उनको डिस्कस किया, निचले नगर में कौन सी थी उनको डिस्कस किया। तो निचले नगर में हमने डिस्कस किया कॉमन बिल्डिंग्स थी,
प्लैंड शहर, प्लैंड सड़कें थी, गलियां थी, नालियों की उचित व्यवस्था थी। अब जब बात आई प्लैंड सिटीज थे, तो अब हम सबसे छोटी इकाई घर से बात करते हैं कि कोई भी अगर घर था तो कैसा था, घर में क्या क्या चीजें थी। तो हाँ बच्चों, आज की तरह हम वहां के उस समय के घर थे। प्रत्येक घर में आंगन होता था, कुछ कमरे, रसोई, स्नानागार आदि, और कुछ घरों में कुआं भी देखने को मिलता है। आंगन जो है वो बेसिकली चूंकि गर्म और शुष्क ऋतु जो थी उसमें खाना पकाने वगैरह, कताई व अन्य क्रियाओं के लिए यूज करते थे। जनरली जो बिल्डिंग्स है वो 2 स्टोरी मिली हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर है भूमि तल, उस पे खिड़कियां नहीं थी क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देते थे। और घर का जो मेन डोर है, मेन गेट, उससे घर के अंदर को ऑब्जर्व करना, देख पाना मुश्किल था। ये भी अपनी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और प्रत्येक घर है वो जनरली ईंटों से बना होता था, लेकिन स्पेशली जो उसका बाथरूम है वो उसका फर्श तो जरूर ही ईंटों से बना हुआ होता था, स्पेशली पक्के ईंटों से। और जो भवन मैंने आपको बताया 2 मंजिली थे, डबल स्टोरी, तो छत पे जाने के लिए कहीं कहीं सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। कुछ घरों में कुएं मिले हैं, और कुएं कुछ ऐसे रूम में बने होते थे जिस रूम में 2 दरवाजे, 2 डोर्स होते थे। एक डोर के द्वारा घर के लोग अंदर से उसमें यूज कर सकते हैं, और एक डोर बाहर की तरफ होता था कि आने जाने वाले जो राहगीर हैं वो उसको पीने पानी के लिए यूज कर सके। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले हैं। ये देखिए, एक घर की बिल्डिंग जैसी है, इसमें कुछ रूम्स हैं, कुएं का रूम है, बाथरूम, किचन्स आदि। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप स्लाइड को बार बार देखिए, समझिए, और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो मुझसे पूछिए।